स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। चैप्टर का यह नाम है और इसको हम लोग वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये जो वीडियो है वो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों और साथ में क्लास 6 क्लास 10 और क्लास 12 तक के बच्चों को भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आज अपने घर में क्या खाया, आज आपने अपने घर में क्या खाया, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा और सोचिएगा थोड़ा कि पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया यानी खाना खाया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं, खुद से करना है, यानी कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे, अपने से ही करेंगे, जैसे जब तक कि कोई आपको पागल ना कर दे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में यहाँ बोला गया है, तो इसमें एक क्रियाकलाप भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। ठीक है, ये काम आप करेंगे। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी जो ये बनाई गई है, टेबल जो बनाई गई है, इसको अपनी नोटबुक में हूबहू ऐसे उतार लेना है और ये सारी जानकारी प्राप्त करके विद्यार्थी यानी दोस्त का नाम लिखना है, वो खाने में क्या क्या खाया ये आपको पता लगाना है जी। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ाएंगे बातों को और देखेंगे ये कुछ ऐसे खाने हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बस केवल दिखाई पड़ रहे हैं, आप इसे खाने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात है। क्या बात है? अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे अच्छा खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, ये एक क्वेश्चन है। पके चावल के बारे में सोचो ज़रा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों यानी कि संगठक उसे बोलते हैं जिससे कोई चीज़ मिल कर के बना होता है। दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहला क्या? पहला चावल और दूसरा पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों यानी कई अवयवों, कई चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। यदि हम सब्जी बनाएं तो हमें पता है कि हमें सब्जी बनाने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में क्या कई अनेक प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे में कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल इत्यादि भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं। ठीक है, आगे हमारे सेकंड क्रियाकलाप है जिसमें आपको एक और टेबल दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि खाद्य पदार्थ को लिखना है और कच्ची सामग्री यानी कि आप जितना भी कोई भी खाद्य पदार्थ सोच सकते हैं, कोई भी भोजन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाल दिया गया है, और दाल किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, मतलब कौन कौन से ज़रूरी वो चीज़ होते हैं जिनके बिना दाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आपको खोज के सोच के लिखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले बात पे। यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे जी? देखेंगे कि ये तो हमारा पिछले वाला ही बात है। ये देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत सारणी 1.2 में जो अभी हमने तुरंत देख करके आया, सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, जैसे 1.2 में जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, यह कहाँ से आते हैं? ठीक है, निश्चित रूप से पौधों से, बिल्कुल,
क्योंकि जो भी खाने की चीज़ें हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। मैं शाकाहारी चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, ना कि मांसाहारी चीज़ों की, ठीक है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, ज़रा खुद से सोचिए और मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि क्या गेहूँ और चावल पेड़ पौधों से आते हैं या नहीं आते। सोचिए ज़रा और बताने का प्रयास कीजिए। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों के अनेक पंक्तियां देखी होंगी, ठीक है। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है इनसे, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। यानी कि हमें क्या पता चला अब तक हमें यही पता चला भाई कि जो भोजन है, जो खाद्य सामग्री है, वो हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। दो तरीके के स्रोत होते हैं भोजन प्राप्त करने के। पहला है पादप यानी कि पेड़ पौधे और दूसरा है जीव जंतु, ठीक है जी। अगर बातें समझ में आ चुकी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे एक और क्रियाकलाप देते हुए हमें कुछ बातें समझाने या बताने का प्रयास किया गया है। तो ये क्रियाकलाप इसमें क्या है देखिएगा यहाँ पे, खाद्य एवं कच्ची सामग्री और स्रोत। तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले क्रियाकलाप के साथ साथ एक और चीज़ें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कोई भी खाद्य सामग्री का आप लेंगे, वो खाद्य सामग्री किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक। उसके बाद वो चीज़ें कहाँ से, किन स्रोतों से मिलती हैं, वो पौधों से मिल रही हैं या जानवरों से मिल रही हैं, इसकी आप सूची बनाएंगे, वो इसकी आप सूची तैयार करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले बात की ओर, अगले टॉपिक की ओर। तो देखेंगे और पाएंगे कि क्या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद, ठीक है। क्या है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि भोजन हमें दो ही स्रोतों से प्राप्त होगा, या तो पेड़ पौधों से या तो जीव जंतुओं से। तो वही बोल रहा है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जैसा हमने बताया भी, हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जी बिल्कुल। कभी हम जड़, कभी तना को, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसे काशी फल के नाम से भी जाना जाता है, के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। ये प्रश्न आपसे है और आप इस प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं सोच सकते तो कृपया सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहेली जानना चाहती है। ये एक पहेली नाम की कोई लड़की है और इसके मन में एक जिज्ञासा है क्या हमें भोजन प्राप्त करने के केवल दो ही स्रोत हैं, एक पादप पेड़ पौधे और दूसरे जंतु, इसके अलावा कोई और स्रोत भी है या नहीं, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो चित्र दिया गया है एक पौधे का, उसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे हम। सबसे जो मूल भाग होता है इसका, वो जड़ होता है। जड़ से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं।
ये मूल तंत्र है, ठीक है। मूल यानी फंडामेंटल, बिना इसके पौधे का निर्माण ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मूल तंत्र जड़ होता है, जिसमें प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ होते हैं, ठीक है। द्वितीयक जड़ सबसे निचला वाला भाग होता है और प्राथमिक जड़ यानी कि जो सबसे ये वाला जो भाग है ये प्राथमिक जड़ है। अब इसमें से जो निकले हुए हैं ये सारे द्वितीयक जड़ हैं। समझ में आ रही होगी बात। जो भाग जमीन के ऊपर पाया जाता है बिल्कुल सीधे, वो हमारा तना होता है जी, वो हमारा तना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, तना होता है, उसके बाद ये हमारे सामने पत्तियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक। पत्तियां देखने के बाद इसमें अब फूल लगने के लिए फल लगने के लिए फूल लगेंगे। ये हमारे सामने फूल है, ठीक। ये पुष्प दिखाई पड़ रहा है और अब पुष्प के बाद फल लगेंगे तो ये आपको फल दिखाई पड़ रहा होगा। तो ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं पौधों के, जिनसे हमें भोजन मिलते हैं, जो कि भोजन के स्रोत होते हैं। तो ये एक और क्रियाकलाप दिया गया है, तो इस क्रियाकलाप को आप करने का प्रयास करेंगे और हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप ये बात पढ़ने के बाद तुरंत आप अपने आसपास की सभी चीज़ों पर प्रयोग करना शुरू कर दें कि क्या वो चीज़ें खाने की हैं या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। ये एक जो है वो भी चना है और ये भी चना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि ये वाला जो चना है, ये चना अंकुरित नहीं है, बस सूखा चना है। लेकिन यहाँ पे जो है चना वो अंकुरित हो चुका है। अंकुरित होने का मतलब कि यहाँ से अब जड़ें आ सकती हैं, अब इसको बोया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? अगर देख पाते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा आप। अगर देख पाते हैं तो उन्हें एक टेबल बना करके लिखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बीज से बाहर निकल आती है, क्या निकल आती है? अंकुरण के पश्चात बीज से बाहर एक रस्सी नुमा आकृति निकल आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, इसे ही अंकुरण बोलते हैं। यदि नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? ये आपसे प्रश्न है। ये आप सारी चीज़ें करके देखेंगे और समझेंगे और हमें बताने का प्रयास करेंगे। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाला भी जा सकता है। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे यहाँ पे कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद क्या कहाँ से आता है, या यह कैसे उत्पादित होता है, कैसे बनता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखने के लिए रखा गया है।
ठीक है। और ये मधुमक्खियों को छत्ते से हटने के बाद का है। ये तो पूरी मधुमक्खियाँ छापी हुई हैं, ठीक है। अगर इसमें आप उंगली करते हैं तो वो आपको इस हाल में कर देंगे कि कभी आप उंगली हिला भी नहीं पाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बातों को। जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद। मकरकंद क्या होता है भाई? जो फूल होते हैं, पेड़ों पे जो फूल लगे होते हैं, उसका जो मीठा रस होता है उसी को हम लोग मकरकंद बोलते हैं। उसको मधुमक्खियाँ एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद जो होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हम कितने यहाँ पे देखिएगा, अगला जो है, जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं उसके बारे में देखेंगे। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? ठीक। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। अगर है तो इसकी जानकारी अवश्य होगी कि वह पालतू जानवर खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आगे से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है कि जीव का नाम एक कॉलम में दिया गया है और दूसरे में खाया जाने वाला भोजन। आप खोज खोज करके, सर्च करके जीवों को जितना भी नाम दिया है उसमें उन सभी को देखेंगे कि वो क्या खाते हैं और उसको इस कॉलम में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला आपका जो क्रियाकलाप है वो क्या है? वो है हमारे सामने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखना, ठीक है। अब आपको एक बात बता देते हैं कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो ऐसे भोजन करते हैं जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ना कि ऐसे भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नहीं, जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त भोजन होता है उसको ग्रहण करने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु बोलते हैं। मांसाहारी में वो लोग आते हैं जो किसी दूसरे जीव को मारकर या किसी दूसरे जीव जंतु का भोजन करते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। यानी मांस का सेवन करते हैं, उसे मांसाहारी जंतु। और सर्वाहारी में क्या आएगा? ये दोनों तरीके के भोजन करने वाले जो भी जीव जंतु होंगे उन्हें सर्वाहारी बोलेंगे। तो आप हमें बताएंगे कि आप क्या हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यहाँ पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये बात हमें आप बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि हम सारी चीज़ों को पहले ही समझा चुके हैं। संगठक क्या होता है? संगठक यानी अवयव।
कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिल करके बना है वही उस वस्तु का संघटक होगा। खाद्य खाद्य यानी खाने योग्य चीज़ें। मकरंद क्या होता है? जो भी फूल का मीठा भाग होता है, मीठा रस होता है, उसे ही मकरंद बोलते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ अपने छत्ते तैयार करती हैं। अंकुरित बीज यानी कि जब हम किसी भी बीज को पानी में डुबो कर रख देते हैं तो उसमें से एक अंकुर निकलता है और उसे ही हम लोग अंकुरित बीज बोलते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी मैंने जस्ट आपको अभी बताया। अभी तुरंत अब पूरे चैप्टर को एक झटके में देखते हैं और अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। बिल्कुल विविधता है। विविधता मतलब कि भिन्नता है। कैसे भिन्नता है? क्योंकि भारत में अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सभी लोग एक तरीके का ही भोजन करते होंगे। कुछ लोग शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ सर्वाहारी होंगे, कुछ लोग। सभी का जो भोजन होता है वो उसके स्थान, उस क्षेत्र के और वहाँ की अनुकूलता के अनुसार वहाँ का भोजन निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे में हम नहीं बोल सकते कि भारत में पाए जाने वाले सभी का भोजन एक जैसा है। यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं हैं और यह भिन्नताओं के कारण ही यहाँ के सभी लोगों का जो भोजन है वो भिन्न भिन्न होता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। ठीक है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में ये सारी चीज़ें हमने आपको अभी बताया। तो चलिए, आज का जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है हमारा। अगर बात समझ में आई है तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ और अगले इम्पोर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।